हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन निकला है। यह नोटिफिकेशन आपके नए पोस्ट के लिए है। आपका इस नोटिफिकेशन में किन किन पोस्टों पे वैकेंसियाँ निकली हैं उसके बारे में आपको बता दें तो यह पोस्ट आपका असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के लिए है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड आपका टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यह आपका नया पोस्ट निकला है, नया नोटिफिकेशन आया है। यह आपका 02/2022 बैच के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। तो चलिए जानते हैं इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस नोटिफिकेशन के कि क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने आपके बेसिक पे होंगे, कितने आपके एज लिमिट होने चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह आपका जो वैकेंसी है वो आपके असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी का है, कमर्शियल पायलट की लाइसेंस के लिए है और टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए यह वैकेंसी को निकाला गया है। ये जो आपका ये फॉर्म है ये आपका गस्टेड ऑफिसर ग्रेड ए यानी ग्रुप ए के रिगार्डिंग ये आपका है। आप इस पोस्ट को अगर आप इसमें अगर एलिजिबल होते हैं, इस पोस्ट को अगर आप इस जॉब को अगर आप ले पाते हैं तो आप एक ग्रेड के ऑफिसर बनाए जाएंगे और आपका अच्छे खासे सैलरी स्टार्टिंग से ही आपका होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रांच वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो यह आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा, आप जनरल ड्यूटी के बारे में अगर देखते हैं यहाँ पे जनरल ड्यूटी में आपका असिस्टेंट कमांडेंट का जनरल ड्यूटी है, ये आपका असिस्टेंट कमांडेंट का जीडी। ठीक है, आपका ये 12th आपका जो GD/DB होता है वो वाला GD नहीं है, इससे आप मिसमैच नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, इसका जो एज है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जुलाई 2001 के बीच में आपका एज लिमिट होने चाहिए। ठीक है, जेंडर जो होगा आपका वो मेल होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जेंडर आपका मेल होना चाहिए। एज लिमिट आपका 1 जुलाई 1997 से लेकर 3 जुलाई 2001 के बीच में होना चाहिए और ये दोनों डेट्स इंक्लूड होते हैं, यानी इसी डेट का अगर पर्टिकुलर इसी डेट को आपका डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कैंडिडेट हु है पास बैचलर डिग्री, यानी आप बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 60% से आपका उसमें आपको पास होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में आपका मैथ और फिजिक्स क्लास 12th में मैथ फिजिक्स होना कंपलसरी है। ठीक है, क्लास 12th में आपका मैथ फिजिक्स होना कंपलसरी है और आपका 60% मार्क्स आपको होने चाहिए किसमें, आपके मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पे कहना है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसका, जनरल ड्यूटी का। अब हम बात करेंगे आपके कमर्शियल पायलट एंट्री का यानी CPL SSA का जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा। इसका एज लिमिट 1 जुलाई 1997 से आपका 30 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और आपका इसका जो कह सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा, आपका क्लास 12th पास होना चाहिए 60% मार्क्स से। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट होल्डिंग करेंट और वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपका और इशू और वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, आपको पायलट का लाइसेंस भी होना चाहिए, आपको यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, और ये लाइसेंस आपका DGCA से आपको मिलना जाना चाहिए। ठीक है, यानी इससे आपको ऑथराइज होना चाहिए आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। ठीक है, तब आप इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से और आपका 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका लास्ट पोस्ट जो निकला है आपका टेक्निकल इंजीनियरिंग और आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए। तो इसमें ये जो पोस्ट है आपका इसमें भी मेल कैंडिडेट के लिए है और ऊपर वाला जो था यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एज होना चाहिए वो 1 जुलाई 1997 से 30 जुलाई आपका 2001 के बीच में होना चाहिए और यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होंगे। इंजीनियरिंग डिग्री किसी भी प्लेटफॉर्म में, जैसे कि आपको किसी भी ब्रांचेज में, जैसे कि आपका मैकेनिकल ब्रांच हो, आपका कोई मैकेट्रॉनिक्स हो, आपका प्रोडक्शन मेटलर्जी हो, आपका एस्ट्रोनॉमिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, इन सभी में आपके होने चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज में आपका टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का होना चाहिए। ठीक है, इन सभी से अगर आपके रहते हैं तो आप टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज के लिए क्या होंगे, आप एलिजिबल हो पाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसी में आपका 12th पास भी होना चाहिए, वो सभी में है 60% मार्क्स से आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स 12th पास सभी में कंपलसरी है। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो आपका SS है यानी शॉर्ट सर्विस आपका अपॉइंटमेंट जो है, ये शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट आपका 8 ईयर तक का होगा, यानी 8 ईयर तक आपको जॉब मिलेगा और फर्दर एक्सटेंड करके इसको 10 ईयर तक ले जा सकता है और उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए तो आपका 14 ईयर तक आपका यह जॉब हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको उसके बाद यहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का जॉब रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि अपर एज रिलैक्सेशन सभी का अलग अलग
कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इतना यहाँ पे पढ़ेंगे तो वीडियोस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वैकेंसियाँ है, सभी में अलग अलग वैकेंसी है पोस्ट के लिए। जैसे कि आप देखिएगा जीडी और सीपीएल के लिए टोटल 40 वैकेंसी है, सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका कितना है, 10 वैकेंसी है, सभी के लिए अलग अलग है, आप इसको यहाँ से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी दिए गए हैं। जैसे कि आपको बता दें सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम उसको सिर्फ बता देते हैं, बाद बाकी आप सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ओनली कैंडिडेट क्लियर देयर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम एंड कंप्लीट देयर डिग्री कार्ड अप्लाई। यानी कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे, वो अपने फाइनल ईयर में होंगे, या फिर कह सकते हैं कि अपने फाइनल उनको ईयर का कह सकते हैं, या फिर फाइनल सेमेस्टर का उनको डिग्री मिल गया होगा, तभी ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनल में ईयर में है तब भी, या फिर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर मतलब जैसे मान लेते हैं आप बीटेक कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होगा, आपका 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। यदि आप 7th सेमेस्टर में है तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनल ईयर के अनुसार, ठीक है। और आपका फाइनल सेमेस्टर में यानी 8th सेमेस्टर में है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, बाद बाकी सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो आपका अप्लाई होगा ये 6 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक ये अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता दें कि इसको अप्लाई करने के लिए आपका जो मदर्स फादर्स का नेम होगा या डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका क्लास 10th के मार्कशीट से मैच करना चाहिए। 12th और ग्रेजुएशन का मार्क्स आपको डेसिमल में डालना है, और उतना ही डेसिमल तक डालना है, आपको अपने से उसको राउंड ऑफ नहीं कर देना। जैसे 5 पॉइंट अगर आपका मान लीजिए आपका आ रहा है 79.9 आ रहा है आपको 99, तो आप इसको 80 नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। 79.99 है तो एग्जैक्ट लिखना है 79.99 ही, ठीक है। और ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे फिर आपका ईमेल आईडी और नंबर वहाँ पे मांगा जाएगा, सभी को दीजिएगा आपका वहाँ पे। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा कैसे अप्लाई करना है। किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछेगा, ठीक है। आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी सभी इन्फॉर्मेशन को बता देते हैं ताकि वीडियोज़ लंबा ना हो जाए। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि और नीचे क्या आपका नीचे है आपका, जाते हैं नीचे देखिए आपका क्या है, नीचे शेड्यूल फॉर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका कैसे कैसे सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन में, कैसे कैसे क्या होगा आपका, उसको हम बता दें। तो प्रोसीजर में यहाँ पे देखिए स्टेज 1 आपका, स्टेज 2, 2 स्टेज में आपके क्या होंगे, आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। पहले स्टेज में क्या होगा आपका, पहले स्टेज में जो भी कैंडिडेट्स जिनका फॉर्म भरे होंगे वो आपके मार्क्स के बेसिक्स पे आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे, जिनका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसके अनुसार उनको बुलाया जाएगा। और बुलाने के बाद आपका प्रीलिमिनरी सेक्शन होगा, ठीक है। आपका इस सेक्शन में क्या होगा आपको, इस सेक्शन में क्या होगा आपका कि कुछ चीज़ें आपको करवा देंगे। जैसे कि आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जिनको कॉल लेटर दिया जाएगा उनको बुलाने के बाद वहाँ पे उनका मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, फिर कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, फिर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा, आपको वहाँ पे डिस्कशन टेस्ट होगा, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी वहाँ पे लिया जाएगा। इंग्लिश में सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा आपका वो इंग्लिश में लिया जाएगा, ठीक है। और वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और आपका ड्यूरिंग PP एंड DT द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में आपको स्पीक करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आपको हिंदी में भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाउ एवर दे आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी, ठीक है, इफ़ दे विश टू डू सो, यानी ऐसा वो करना चाहते हैं तब, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नीचे जाते हैं। फिर आपका स्टेज 2 होगा, जिनका स्टेज 1 होगा यानी प्रीलिमिनरी सेक्शन जिन्होंने क्लियर कर लिया होगा उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेज 2 में फिर से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और भी कुछ जैसे वहाँ पे करवाए जाएंगे। जैसे कि आपके क्या होंगे वहाँ पे ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू आपका होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट को देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका उसके बाद आपको वहाँ पे बाद में आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा, उसी दिन नहीं बाद में किया जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, उसके बारे में दिया जा रहा है कि आपका ई एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट होना चाहिए, 12th मार्कशीट होना चाहिए, आपके जो सेमेस्टर है आप जिस सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर में जा चुके हैं, आपके पास डिग्री है बीटेक का, तो आपको ओरिजिनल डिग्री आपको वहाँ पे दिखाना पड़ सकता है। ओबीसी के कैंडिडेट हैं आपको, या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं आप, तो आपको वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और वह इनकम सर्टिफिकेट आप कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से उनका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर आपको बनवाना पड़ेगा। ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट, वेट, चेस्ट, आई साइट, इन सभी को चेक किया जाएगा, तो आप ये खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। टैटू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़िए और इसके बारे में समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे आपका, नेक्स्ट आप बात करेंगे ट्रैवल अलाउंसेस है। ट्रैवल अलाउंसेस भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा,
और ये आपका नीचे क्या है, आपका बेसिक पे है, क्या है पे प्रमोशन। सबसे पहले आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे आप जाइएगा वहाँ पे, तो आपका बेसिक पे 56,000 रुपया मिलेगा। फिर इस तरह से आपका क्या होगा, प्रमोशन होता जाएगा और लास्ट आपका डायरेक्टर जनरल तक प्रमोशन किया जाएगा। और डायरेक्टर जनरल में आपको प्रमोशन के बाद आपको 2,25,000 रुपया आपको मंथली बेसिक पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही बेटर और कहे तो बहुत बढ़िया जॉब है। आप इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हाँ आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल भरिएगा, आपको ज़रूर यहाँ पे सिलेक्शन मिल पाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, आप इस बेनिफिट्स को पढ़ सकते हैं और ये सभी आपका काम है, अपना पढ़ते रहिए। ठीक है, जो हमें जो बताना था, जो हमारा इंपॉर्टेंट आपको डिटेल्स देना था, इन्फॉर्मेशन देना था इस नोटिफिकेशन के बारे में, उसको हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।